हेलो, मैं सतीश जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो जून 2007 का सॉल्व करने के बाद अब दिसंबर 2007 का सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी है। अभिनतिक रचना यानी सिंक्लाइन फॉर्मेशन, सिंक्लाइन स्ट्रक्चर। तो देखिए भूपर्पटीय भ्रंशन है, भूपर्पटीय रिफ्टिंग है और भूपर्पटीय संपीडन है, भूपर्पटीय धसाव। तो देखिए संपीडन के कारण ही बनता है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। ठीक है, संपीडन के कारण ही बनता है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यानी इसका सही आंसर देखिए पहला का सी हो जाएगा, भूपर्पटीय संपीडन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दूसरा, कि पदस्थली पेडिप्लेन तथा इंसेलबर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं। देखिए पदस्थली जिसे पेडिप्लेन कह लीजिए तथा इंसेलबर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण है। क्या दिया है, हिमनदीय, कास्ट, शुष्क, समुद्रीय। देखिए इंसेलबर्ग पेडिप्लेन भी आप लोग जानते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है, जैसे कि डेविस ने जो अपना नदी अपर्दन चक्र दिया था उसी में मोनार्ड जिसे कहा जाता था, उसी स्थान पर उसी तरह से उसी रूप में जो शुष्क मरुस्थल में भी जो इंसेलबर्ग होता है, ठीक है, इंसेलबर्ग होता है वो शुष्क क्षेत्रों में बनता है। ठीक है, उसी तरह से इसका अर्थ ये है कि उनका क्या है, जो बड़े बड़े बालू के टीले हैं वहाँ पे इरोजन होता रहता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो कठोर चट्टानों से निर्मित रहते हैं वहाँ उस क्षेत्र में, उसी को मोनार्ड के नाम से जाना जाता है। तो पदस्थली तथा इंसेलबर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता है। देखिए पटल विरूपण, वलन, अपसल्कन, आवलन। तो देखिए पटल विरूपण हो गया, वलन हो गया और आवलन हो गया, और ये एक तरह के हो गए वलन के प्रकार में कह लीजिए या आंतरिक बल में कह लीजिए। अपसल्कन ये बाह्य क्रिया हो गई, या अपसल्कन एक्सफोलिएशन जिसे कहते हैं। ठीक है, अपक्षय का प्रकार है। तो एकदम स्पष्ट रूप से ये भिन्न प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका तीसरा का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बहाव की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है। निम्नलिखित में से किसमें बनावट की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है, निम्नलिखित में किसमें बहाव की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, फिर से वही क्वेश्चन आया है, केवल क्वेश्चन की प्रकृति बदल दी गई है। तो बहाव की दिशा किसमें बहाव की दिशा चट्टानी बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवर्ती, यानी अगर ढाल इधर है, ठीक है, ढाल ए से बी की तरफ है, तो ये जो सरिता बह के आ रही है इसको क्या कहा जाएगा, अनुवर्ती सरिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची से फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वायु क्षरण है, वायु क्षरण तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ड्रमलिन, स्टेग्लेमाइट, बरखान, समतुल्य। तो बरखान हो जाएगा। ठीक है, बरखान हो जाए, ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा आप देख लीजिए, ए का तीसरा एक ही में आंसर तो मिल गया आपका, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा मिला लेते हैं, बी का देखिए भूजलीय ह्रास। ठीक है, या भूजलीय प्रक्रम यहाँ रहेगा, स्टेग्लेमाइट हो जाएगा। ठीक है, अब सी है हिम नदी जमाव। हिम नदी जमाव आपका किस में हो जाएगा, ड्रमलिन हो जाएगा। ठीक है, यानी डी का
सी का पहला हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, नदी अपर्दन समतलकृत मैदान। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जलारेख हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया, देखिए यहाँ पे हाइग्रोग्राफ नहीं है, ठीक है, हाइड्रोग्राफ है। जलारेख वायु तीव्रता, वाष्प अवधारण, सापेक्ष आर्द्रता, जल निकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जल निकास। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जल निकास। 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि निम्नलिखित से संबद्ध है। ओजोन ह्रास से, जलीय जीवों का ह्रास, समुद्र तल का उत्थान, सघन ध्वनीय प्रदूषण। तो स्पष्ट रूप से यह है आंसर, इसका क्या हो जाएगा, ओजोन ह्रास से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि से ओजोन ह्रास होता है। ओजोन ह्रास के परिणाम क्या होगा, कई पृथ्वी पर पराबैंगनी कीड़े आने लगेंगी, स्किन कैंसर सबसे महत्वपूर्ण उसमें बीमारी हो सकती है, फिर और कई बीमारियां पनप सकती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 का ए, ओजोन ह्रास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए उद्गम बिंदु को पूछा है, भूकंप केंद्र, एपिसेंटर, सिस्मिक फोकस, टेक्टोनिक बिंदु। उद्गम बिंदु यानी फोकस कहा जाता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है उसे कहा जाता है फोकस, और जहाँ पे सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है, तो लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा उद्गम बिंदु पूछा है तो सिस्मिक जो है फोकस हो जाएगा, सी आंसर सही होगा, 8 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित से संबंधित है। भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित से संबंधित है। ठीक है, भूतलीय ताप व्युत्क्रम यानी ताप व्युत्क्रम का अर्थ क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ना। पहला ही आंसर सही हो जाएगा। देखिए पहला ही दिया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ऊंचाई के साथ क्या होना चाहिए, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। जलवायु वर्गीकरण में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। थानथेट ने किया था, आप लोग देखे हैं, एकदम स्पष्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 10 का ए। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, थानथेट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समुद्र तल के सुस्थितिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं। समुद्र तल के सुस्थितिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर यूजीसी ने दिया है, इसका सही आंसर डी दिया है। ठीक है, समस्थितिक परिवर्तन, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए हिमयुग। ठीक है, हिमयुग होना चाहिए, यूजीसी के अनुसार इसका आंसर डी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो स्पष्ट रूप से लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है। आप एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, राजस्थान। तो उत्तराखंड में शुरू किया गया था। उत्तराखंड का पहले नाम क्या था, उत्तरांचल। तो 13 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टैगा जियोम है। उपध्रुवी जियोम, उप सहारा जियोम, सवाना घास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन टैगा जियोम, एकदम स्पष्ट रूप से उपध्रुवीय जियोम। उपध्रुवी, देखो सवाना है, उप सहारा है और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उप सहारा उपध्रुवी जियोम इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो प्रवाल भित्ति है, देखिए प्रवाल भित्ति इसमें है, हो जाएगा आपका जीवी समुद्री अवशेष। जीवी समुद्री अवशेष यानी एक का पहला हो जाएगा, एक का पहला एक ही में, यानी आंसर तो मिल गया आपका बी।
और माध्य से सोल हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा मग्न, सॉरी बी का चौथा हो जाएगा माध्य से सोल, उथली गहराइयों के साथ विलग्न उन्नत भूमि। ठीक है। और सी का दूसरा हो जाएगा वितलीय मैदान, यानी गहरा अपेक्षाकृत समतल समुद्री मैदान। और महाद्वीपीय ढाल, यानी डी का तीसरा हो जाएगा मग्न तट ढाल से तीव्र अवरोहण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए संकेतों में से अपना उत्तर चुनिए। कथन ए, रिटर ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया है जितना स्पष्ट हमबोल्ट ने बताया। ठीक है, रिटर ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया है जितना स्पष्ट हमबोल्ट ने बताया है। ठीक है, ये कथन है आपका। कारण क्या है? कारण है इमैनुअल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच, इमैनुअल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते थे। रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या है कि इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, रिटर ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया जितना स्पष्ट हमबोल्ट ने बताया, क्योंकि इमैनुअल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच रिटर संबंध को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते थे। तो व्याख्या नहीं है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस उसकी निम्नलिखित में से एक महाद्वीप की यात्रा पर आधारित है। ऑप्शन दिया है एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो हमबोल्ट की जो पुस्तक है कॉस्मोस, ठीक है, और ये किस महाद्वीप, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर आधारित। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, कथन कारण का फिर क्वेश्चन आ गया। कथन देखते हैं, हमबोल्ट के जर्मनी के अकादमिक क्षेत्र में कोई निकट अनुयायी नहीं थे। हमबोल्ट के जर्मनी के अकादमिक क्षेत्र में कोई निकट अनुयायी नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई अकादमिक पद नहीं था। ठीक है, कोई अकादमिक पद नहीं था, बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण देखते हैं, हमबोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक यात्री थे। कारण भी सही है, हमबोल्ट के जो सही अनुयायी थे वैज्ञानिक यात्री थे, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसकी 18 का सही आंसर हो जाएगा। दोनों ए और आर दोनों सही हैं, ए आर सही है, तो आर से ए का स्पष्टीकरण होता है। सॉरी, व्याख्या नहीं करता है, गलत है। इसका सही आंसर दोनों ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती है। प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती है, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं जिससे मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता होती है। एकदम स्पष्ट रूप से दर्शन प्रतिष्ठित होता है, परिलक्षित हो रहा है। इसे देखिए, इस कथन का निहितार्थ क्या है भाई? निश्चयवादी उपागम है कि संभववादी उपागम है, कि निश्चयवादी संभववादी दोनों उपागम है कि प्रतिज्ञा? एकदम स्पष्ट रूप से है कि अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं जिसमें मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता होती है। ये है संभववादी उपागम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, एक तरफ भूगोलवेत्ताओं का नाम है, एक तरफ जो है देश का नाम है।
तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय जर्मनी के थे, ए का चौथा हो जाएगा, सी का भी चौथा है। फिर आगे देखते हैं, एलन चर्चिल सैंपल कहाँ की थी, यूएसए की थी, ठीक है, इसका तीसरा हो जाएगा। ए का जो है चौथा, बी का तीसरा हो जाएगा। और सी पीटर हैगेट आपके यूके के थे, सी का दूसरा हो जाएगा। ए का पहला, सॉरी, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और जीन ब्रूंश पहला, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 का आंसर सी हो जाएगा। सॉरी 19 नहीं था, 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, हम्बोल्ट का जर्मनी, सब लोग कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरीय पर्यावरण का ह्रास विभिन्न कारकों से होता है। सही उत्तर चुनना है आपको, यहाँ पे कोड दिया है। देखिए, नगरीय पर्यावरण का ह्रास विभिन्न कारकों से होता है। निलंबित विविक्त पदार्थ एमपीएम, तो विलंबित, ये तो पीएम 2.5 वही वाला है, 2.5 PM10, तो इससे तो होता ही है, तो ये सही हो जाएगा। प्रदूषित जल, हाँ, पर्यावरण ह्रास होता है प्रदूषित जल से। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी होता है। यानी उत्सर्जन, इसका मैं इंग्लिश देख के बताता हूँ आप लोगों को। वेहिकुलर एमिशन यानी इसका मतलब ये है, यान से मतलब वायुयान। ठीक है, हाँ, स्पष्ट रूप से होता है भाई, होता है। ऐसा क्वेश्चन दे देता है, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर रहता है, तो वायुयान से रिलेटेड है यहाँ पे, तो इससे भी होता है, पर नगरीय पर्यावरण का ह्रास इससे होता ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4 सही है। ठीक है, ये सभी सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज रफ्तार से होती है। क्यों होती है, देखिए कारण क्या है कि नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज रफ्तार में होती है। क्यों होती है? ऑप्शन ए, नगरीय जनसंख्या में उच्च जन्म दर है। ऑप्शन बी, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर है। ऑप्शन सी, बड़ी संख्या में व्यक्ति नगर केंद्रों की ओर प्रवासन करते हैं और नगर केंद्र व्यवसाय के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बड़ी संख्या में व्यक्ति नगर केंद्र की ओर प्रवासन करते हैं, इसलिए क्या होता है, नगरीय जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज रफ्तार से होती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पुराना क्वेश्चन 4 या 5 या 6 में किसी में आया था ये क्वेश्चन, इसको मैं कराया था आपको। नगरों के वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण आधार, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो आप कार्य से जो है इसको कंफ्यूज ना करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एक उच्च एवं क्रमशः ह्रासोन्मुख 30 प्रति हजार से अधिक प्रजननता एवं तीव्रता से घटती हुई 15 प्रति हजार से अधिक मृत्यु दर जनसंख्या संक्रमण की विशेषताएं हैं। प्रथम अवस्था की, द्वितीय अवस्था की, तृतीय अवस्था की, अंतिम अवस्था की। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था की, क्योंकि दिया है क्रमशः ह्रासोन्मुख, एक उच्च एवं क्रमशः ह्रासोन्मुख 30 प्रति हजार से अधिक प्रजननता एवं तीव्रता से घटती हुई 15 प्रति हजार से अधिक मृत्यु दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय अवस्था पे। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है, तो इसे कहते हैं
फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कायिक घनत्व, क्वेश्चन दोहराया गया, कायिक घनत्व हो जाएगा, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी कायिक घनत्व। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कुल घनत्व, कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कुल जनसंख्या के कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है तो उसे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं या कायिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ऑप्शन ए दिया है कि वहाँ लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, दोनों किनारों पर विकसित देश हैं, इसके पश्चिमी तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यह सुरक्षित जल परिवहन मार्ग। तो दोनों किनारों पर देखिए, एक तो यूरोप का पश्चिमी भाग बहुत विकसित है और अमेरिका का पूर्वी भाग विकसित है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों किनारों पर विकसित देश हैं। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से बागानी कृषि नहीं है, प्लांटेशन क्रॉप की बात कर रहा है, चाय की कृषि हो गया, कॉफ़ी की कृषि हो गया, रबर, लेटेक्स उत्पादन, सोयाबीन की कृषि। तो स्पष्ट रूप से एकदम इसमें है कि जो बागानी कृषि नहीं है, सोयाबीन की कृषि, सोयाबीन कृषि बागानी कृषि नहीं है। 27 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया है वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, ठीक है, सही है, परंतु इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि भाड़ा दर सर्वदा दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ सकता। तो ये गलत बात है, उसकी उपेक्षा नहीं की गई है। वेबर ने बताया है कि भाड़ा दर दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है, तो ये क्वेश्चन का कथन तो गलत हो जाएगा, कथन गलत है। अब अगला देखते हैं क्या है कि कारण कहते हैं तथा भाड़ा दर कच्चे माल और तैयार माल के लिए समान नहीं हो सकता। ये वेबर स्पष्ट रूप से बताए हैं कि जो कच्चे माल का भार है और तैयार माल का भार है वो अलग अलग होता है, इसलिए उसका भाड़ा भी अलग होगा, परिवहन भाड़ा अलग अलग होगा, समान नहीं होगा। तो कारण सही है, तो इसका अर्थ है इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ए गलत है और आर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बृहद पैमाने वाला मानचित्र है। देखिए 1:2,50,000 है, 1:10 लाख है शायद, देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जन, लाख, 10 लाख, हाँ, और 1:25,000 है, 1:50,000। तो जितनी वैल्यू छोटी रहेगी, ठीक है, जितनी वैल्यू छोटी रहेगी वो उतना बड़ा मानचित्र होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, 1:25,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी है, रेगड़ मिट्टी, या इसे क्या है, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, या काली मिट्टी। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तत्काल साफ किए गए वनों की अछूती मिट्टियाँ काफ़ी के सर्वोच्च उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, कथन सही है। ठीक है, अछूती मिट्टियाँ काफ़ी के उत्पादन के लिए सर्वोच्च, काफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है। ठीक है, काफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है, इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिखा देते हैं। 31, काफ़ी इज ए सॉयल एग्जॉस्टिव क्रॉप। ठीक है, तो इसका कथन है आपका, तत्काल साफ किए गए वनों की अछूती मिट्टियाँ काफ़ी सर्वोच्च उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, कथन सही है। काफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है, कारण भी सही है। अब इसकी व्याख्या करता है कि नहीं, इसको बताना पड़ेगा हमको। काफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है। ठीक है, तत्काल साफ किए गए वनों की अछूती मिट्टियाँ काफ़ी में सर्वोच्च उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, सर्वोच्च उत्पादन, ये तो कथन सही है आपका, कथन सही है।
काफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है। ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण नहीं मिलता है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य की बात कर रहा है, कल्चरल लैंडस्केप। वातावरण पर मानव का प्रभाव, प्रकृति की प्रमुखता, पारिस्थितिक कारकों का प्रभाव, प्राणी जात एवं वनस्पति का आपसी संबंध। स्पष्ट रूप से भिन्न आंसर दिख रहा है आपका ए, वातावरण का मानव पर प्रभाव, ठीक है। सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है वातावरण पर मानव का प्रभाव, आंसर ए सही हो जाएगा, 32 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में जनजाति बहुलता है? अब कन्याकुमारी है, रोहतक है, बस्तर है, करनाल है। जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पे जनजातियों की बहुलता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 33 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं जाने जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। IAS PCS वाले GS सेक्शन का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आदिकालीन व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं उसे बुशमैन कहते हैं, बुशमैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी जाति अनुसूचित श्रेणी में नहीं है? कोई भी जाति अनुसूचित श्रेणी में नहीं है, देखिए। नागालैंड, दादर एवं नगर हवेली, पांडिचेरी। तो इसका सही आंसर है मणिपुर, ठीक है। तो सही आंसर मणिपुर, 35 का भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों में सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है? पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सबसे उभयनिष्ठ सीमा है। छत्तीसगढ़ की सीमा देखिए झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तेलंगाना से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो काफ़ी सीमाएं, सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा छत्तीसगढ़ की हो जाएगी, 36 का हो जाएगा सी, ठीक है। 37 देखते हैं। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन मानवीय विकास का माप नहीं है? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, उपभोक्ता व्यय, ठीक है। मानवीय विकास का माप नहीं है तो साक्षरता है ही, जीवन प्रत्याशा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, उपभोक्ता व्यय नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, GS के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 37 का हो जाएगा आपका डी। 38 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। विकसित देशों में नगरीकरण का स्तर दीर्घ यस वक्र प्रकार का अनुसरण करता है। दीर्घ यस वक्र का क्या करता है? अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। भारत में नगरीकरण का स्तर एक करीब करीब सीधी रेखा का अनुसरण करता है। तो ये सीधी रेखा का अनुसरण करता है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन सही है, कारण गलत है। तो यानी इसका सही आंसर ए सही है, आर गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 38 का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महानगरीय प्रदेश को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? महानगरीय प्रदेश को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो औपचारिक, दूसरा कार्यकारी, तीसरा आर्थिक और चौथा है जातिगत। महानगरीय प्रदेश को परिभाषित करने के लिए, यह फॉर्मल रीजन जिसे कर लिया जाए, इसको औपचारिक कह लीजिए। 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है। निम्नलिखित में से किसने आपसी संबंधों का त्रिक स्थान, कार्य, लोग
प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन फेमस है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये लिपले का है, स्थान कार्य एवं लोग, स्थान कार्य एवं लोग, ठीक है, स्थान कार्य एवं लोग लिपले का है। और ये फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित है, ये भूगोलवेत्ता लिपले। इसका 40 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। विकास के प्रादेशिक असमानताओं को कम करने में जो कारक कार्य करते हैं वे अनेक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे प्रासंगिक है? विकास के प्रादेशिक असमानताओं को कम करने में जो कारक कार्य करते हैं वे अनेक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रासंगिक है, सबसे प्रासंगिक है? पहला, बढ़ती हुई गम्यता, प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं की बलदायी अग्रिम एवं विलोम अनुबंध, और सी, कम विकसित प्रदेशों में निवेश, और महानगरीय केंद्रों के विकास का नियोजन। तो असमताओं को कम करने के कारक जो हैं उसमें सबसे प्रमुख प्रासंगिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं के बलदायी अग्रिम एवं अनुबंध, बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मछली पकड़ने की दृष्टि से आगे है? ये 2007 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा कि अपडेट क्या है, इस समय क्या डेटा चल रहा है। पश्चिम बंगाल इसका आंसर था उस समय, ठीक है, तो अपडेट आप लोग देख लीजिएगा। 42 था, 42 का सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी है? तो सतलज है, ब्यास है, गंगा है, रावी है। तो देखिए, जो सतलज नदी है ये पूर्ववर्ती नदी है और ये जो है हिमालय से भी अधिक पुरानी है। सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, सिंधु हो गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में फरवरी 2005 में सर्वाधिक हिमपात हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, आप लोग का करंट से क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंगगणितीय माध्य संख्यात्मक मूल्य है। ये तो सही है ही। अंगगणितीय माध्य आंकड़ा समूह में परिवर्तिता से प्रभावित नहीं होता, गलत है। अंगगणितीय माध्य सदैव एक सकारात्मक अंक होता है। अंगगणितीय माध्य आंकड़ों की किसी अन्य सांख्यिकी समीक्षा के लिए उपयोगी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए अंगगणितीय माध्य संख्यात्मक मूल्य होता है, ठीक है। अंगगणितीय माध्य क्या होता है? संख्यात्मक मूल्य होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 45 का। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विसर्जन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? विसर्जन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो माध्य बहुलक माध्यिका प्रमाणिक विचलन, इसका इंग्लिश वर्जन में दिखा देता हूँ, वो जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ डिस्पर्सन। का स्पष्ट हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टडी ऑफ डिस्पर्सन, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्पष्ट रूप से अब समझ आ गया होगा क्या है इसका आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही है, गूगल ट्रांसलेट चल रहा है अभी भी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल ही रहा है। कौन विसर्जन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ 46 है, 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा डी, प्रमाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ विसर्जन का मतलब डिस्पर्सन था, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइसोक्रोन मानचित्र निम्नलिखित को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है। सम यात्रा समय, बस यही है, सम परिवहन लागत है, सम यात्रा दूरी है और सम गम्यता प्रदेश है। तो इसका सही आंसर ये है, सम यात्रा समय, ठीक है, सम यात्रा समय। 47 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, डेसीमीट्रिक मानचित्र कोरोप्लेथ मानचित्र का उन्नत रूप है। डेसीमीट्रिक मानचित्र कोरोप्लेथ मानचित्र का क्या है?
उन्नत रूप है क्योंकि निम्नलिखित को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। किसको प्रभावी ढंग से दर्शाता है? ये समांगता तथा तीव्र परिवर्तन, भिन्नता तथा अनूठापन, क्रमशः प्रादेशिक परिवर्तन, संयोगिक रैंडम वितरण। तो इसका सही आंसर है ए, समांगता एवं तीव्र परिवर्तन। ठीक है, समांगता एवं तीव्र परिवर्तन। 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डेसीमेट्रिक मानचित्र कोरोप्लेथ मानचित्र का उन्नत रूप है और इसमें समांगता एवं तीव्र परिवर्तन को प्रभावी ढंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। और ये देखिए पैसेज दिया है, इसी पैसेज पे क्वेश्चन इसका दिया गया है 49। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, छोटा ही पैसेज है। आकृतिक अध्ययनों में स्थान की कौन सी अवधारणा उपयोग की जाती है? आकृतिक अध्ययनों में स्थान की कौन सी अवधारणा उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर है आपेक्षिक। का आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लोग पढ़ लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है स्थानिक संगठन मूलतः निम्नलिखित पर आधारित है। स्थानिक संगठन मूलतः निम्नलिखित पर आधारित है। किस पे आधारित है? स्थानिक संबंध पर आधारित है। 50 का सी हो जाएगा। ठीक है, स्थानिक संबंध पर आधारित है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया पेपर। और अगली बार अब 2008 का पेपर हम लोग देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।